हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। नेताजी का चश्मा जो कहानी है वह सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। और इस कहानी के प्रथम जो शुरुआत से जो कहानी है उसको हमने पिछले भाग में पढ़ा था और समझा था। शेष की कहानी हमारी रह गई थी, तो उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कहानी हमारी शेष कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हवलदार साहब ने जब पान वाले से ये पूछा था कि नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है रोज़ रोज़ और कौन बदलता है, तो इस पर पान वाले ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था, कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब हवलदार साहब ने उससे पूछा कि क्यों भाई, यह क्या बात है कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, मुझे बताओ ज़रा, मैं जानना चाहता हूँ। तो पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था। और पान वाले का किरदार कैसा था बच्चों? तो पान वाला एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो गुस्से में बैठा है या फिर अपने आप को एकदम सीरियस दिखा रहा है, वैसा नहीं था, खुश मिजाज था। तो काली पीली बत्तीसी अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। पीछे घूमकर उसने पान के दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो पान वाले का जो किरदार है वह कैसा है? तो एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, मुंह में पान खाए रहता था, हमेशा उसके मुंह में एक ना एक पान रहता ही था, खाता रहता था। और कुछ भी बोलता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी दिख जाती थी। दांत तो अक्सर लोगों के दिख ही जाते हैं, तो पान खाने से हो गया होगा उनका। तो वो बोले हवलदार साहब से कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब चश्मे वाला कोई है जिसका नाम कैप्टन लोगों ने रख दिया था, या फिर मजाक में रख दिया होगा, या फिर उनका नाम ही कैप्टन होगा। तो चश्मे वाला का नाम जिनका कैप्टन था उनके बारे में उन्होंने, पान वाले ने बोला हवलदार साहब से कि कैप्टन चश्मे वाला ये करता रहता है, चश्मा बदलता रहता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए पहले। तो चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने उनको समझाया कि हवलदार साहब जब बोले कि क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला, तो चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि एक बार तो चश्मा जैसे पहना दिया, अगर चश्मा नहीं बना, संगमरमर के मूर्ति के ऊपर संगमरमर का चश्मा अगर नहीं बना पाए किसी कारण से, तो लोगों की भावनाएं जगी और उन्होंने इस चीज़ को गौर किया और नेताजी को चश्मा पहना दिया। लेकिन बार बार चेंज क्यों करना है, क्यों करते हैं? कोई गिराक आ गया समझो, यहाँ गिराक लिखा गया है। गिराक का मतलब ग्राहक। और दुकान वाले अक्सर पान वाले या फेरी वाले, ये सब इन लोग का भाषा एक बोलने का, ग्राहक को बोलने का तरीका होता है। ये लोग गिराक बोलते हैं, गिराहक। तो वो गिराहक जो है वह कभी कभी गिराक हो जाता है बोलते बोलते। तो वो पान वाले ने बोला कि कोई गिराक आ गया समझो, मतलब कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए। यहाँ चौड़े चौखट का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी के दरवाजे का चौखट, चौखट का मतलब चश्मा से है। अगर उसको चौड़ा चश्मा चाहिए, चौड़े फ्रेम वाला चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? अब चौड़े चौखट तो चौड़ा चश्मा का फ्रेम तो उन्होंने नेताजी को पहना दिया है, तो कैप्टन लाएगा किधर से? अगर कोई उससे मांग दे कि भाई मुझे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो बस वही वही करता है कि किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तब वो क्या करता है कि मूर्ति पर से उतार कर उसको दे दिया और फिर उस मूर्ति पे उस चौड़े फ्रेम वाले चश्मे की जगह कोई दूसरा चश्मा पहना दिया। अब चश्मा तो चश्मा है, तो नेताजी के मूर्ति पे चश्मा रहना चाहिए। वो चौड़े फ्रेम वाला है या कोई सा भी चश्मा है, पर चश्मा रहना चाहिए, ये भावना उसकी मेन थी। तो वहाँ से उतार के ग्राहक को दे दिया और उधर मूर्ति पर दूसरा बैठा दिया। इसी ऐसे ही वो चेंज करता रहता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। समझ में क्या आई उनको? तो ये बात आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। उसकी भावना आहत होती है, उसको आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है कि जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि नेताजी क्षमा कर दीजिएगा,
मैं ये ले जा रहा हूँ, आपको दूसरा पहना दूंगा, ऐसा मन में सोचते हुए लाकर वह ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, यानी कि दूसरे फ्रेम का चश्मा उनको पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। ये सारी बातें सोचकर हवलदार साहब मन में सोच कहने लगे कि वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। पान वाले से वो इन सारी चीज़ों को सुनकर और समझकर, पान वाले से इन सारी बातों को समझकर और सुनकर और समझकर समझते हैं इस बात को मन में और फिर कहते हैं वाह भाई, क्या आइडिया है, ऐसा करता है कैप्टन। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद फिर थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी। कत्थे की जो डंडी होती है, जो कूट करके वो डालते हैं उसमें, वो पान में डालने के लिए उसने डंडी तोड़कर फेंक दी। फिर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब यहाँ पे कहानी इस मोड़ पे पहुँची है कि बात वही है कि ओरिजिनल चश्मा नेताजी को जब मूर्ति बन रही थी तब क्यों नहीं उनके मूर्ति में ही फिक्स कर दिया गया कि किसी की भावना आहत नहीं होगी, किसी को बुरा नहीं लगेगा। और ये बार बार जो चश्मा बदल रहा है, बदलने वाले को भी असुविधा हो रही है, तो वो चीज़ नहीं होती तो वो कहाँ गया। तो पान वाला मुंह में पान ठूंस ही चुका था। दोपहर का समय था, भीड़ भाड़ तो अधिक थी नहीं। फिर उसकी वही आदत, फिर वो ये बात सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, मतलब दबी दबी हंसी हंसा और नीचे पान थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। अब वो मास्टर जो इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, मोतीलाल जी, वो चश्मा बनाना ही भूल गए। मूर्ति तो बना दिए बहुत सुंदर सी, अच्छी सी, लेकिन चश्मा बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। पान वाले के लिए तो यह एक हंसी हंसी की बात थी, लेकिन ये बात हवलदार साहब को चकित भी कर गई और अंदर से द्रवित भी कर गई। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। अच्छा, तो मूर्ति के नीचे उसके बनाने वाले का नाम खुदा हुआ था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो तभी तो वो सोच रहे थे कि ये कोई मतलब ऐसा आदमी बनाया है इसको जिसका जो मूर्तिकार मजबूरी में बना होगा। मतलब कि वो बना तो दिया है पर परफेक्शन नहीं किया, उसमें उसको परफेक्ट नहीं बनाया। क्योंकि नेताजी का जो जितने भी ड्राइंग, जितनी भी तस्वीर और जहाँ भी मूर्तियाँ बनी हैं, वो बिना चश्मे के नहीं है। सब पे चश्मा चढ़ा है और वही चश्मा जिनका उनका ओरिजिनल तस्वीर में जो चश्मा पहने हैं वो वही चश्मा चढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ उनको इतनी दुखी कर गई हवलदार साहब को कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ वो कैसे भूल गया। तो सही ही था, वह स्कूल का हाई स्कूल का वह ड्राइंग मास्टर था और वह उसी को लोग पकड़ा मूर्ति बनाने के लिए और वो आगे आया भी, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ उसने छोड़ दी, भूल गया वो। इस चीज़ से वो थोड़े से दुखी भी हो गए। हवलदार साहब द्रवित कर गई ये बात उनको अंदर ही अंदर। तो बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा लालच में आकर, और फिर लोगों ने उससे मूर्ति ये सोचकर बनवा ली होगी कि परफेक्ट मूर्ति बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे उसने गलती कर दी, नेताजी को चश्मा नहीं पहनाई और अब ये रियल चश्मा पहनाने का ये कैप्टन ने कार्यभार संभाल लिया। उसको अच्छा नहीं लगता होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, जो भी बात हुआ, पर उसने बनाई नहीं। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इतनी सारी चीज़ें हुई होंगी, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी जो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने उनके मूर्ति पे चश्मा नहीं बनाया। यही सब कुछ ऐसा वजह हुआ होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष
नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व कोई सिपाही है? उनको ऐसा कुछ लग रहा था मन में। तो ये सोचते सोचते जब पैसे चुका कर वह जाने के लिए रेडी हुए तो मन ही मन चश्मे वाले के देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक भी हुए और जीप की तरफ चले, लेकिन फिर रुक गए और पीछे मुड़कर पान वाले से वापस जाकर पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला जो है, जो चश्मा बदलता है, वह नेताजी का साथी है या फिर कोई आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बच्चों नेताजी ने ही की थी। तो इसीलिए हवलदार साहब के मन में यह उत्सुकता बढ़ी और वो वापस जाके पीछे मुड़े और पान वाले से इसका जवाब मांगा, ये बात पूछी। अब पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब। अब पान वाला नया पान खा रहा था, वो खाने ही जा रहा था, मतलब बस मुंह से उसके 1.5-2 इंच दूर उसका हाथ था पान पकड़े हुए। बस यूं ही, बस ये मान लीजिए कि मुंह में डालने ही वाला था, तब तक हवलदार साहब ने ये क्वेश्चन कर दिया और उसका हाथ वहीं रुक गया, मुंह से 1.5 इंच दूर। अब उसको जवाब तो देना था, तो हाथ को रोककर और उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, गौर से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तब तक जो चश्मे वाला था, कैप्टन जिसको बोल रहा था पान वाला, वो सामने के गली से निकलता हुआ आ रहा था। उसको हवलदार साहब ने देखा। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची उसको बोलते हैं जो जैसे कि बक्सा होता है, बक्से से थोड़ा बड़ा संदूक होता है, पहले संदूक बोलते थे, अभी तो आजकल टीन का बड़ा बड़ा बक्सा यानी कि ट्रंक जिसको बोलते हैं वो आने लगे हैं, सामान चीज़ें रखने के लिए घरों में। तो उसका जैसे कि सबसे छोटा रूप होता है, उसको छोटा सा बक्सा बोल सकते हैं। तो उस समय में उसको संदूकची बोलते थे। संदूक यानी कि बड़ा संदूक हुआ, और संदूकची एकदम जिसको हम हाथ में छोटा सा था उसको संदूकची बोलते थे। हाथ में पकड़कर डब्बे जैसा रहता था और ऊपर हैंडल लगा रहता था जिसको हम कहीं भी ले जा सकते थे। तो छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मतलब कि अभी वो एक फेरी वाला था और जिसको चश्मे वाला बोल रहा था, पान वाला कैप्टन बोल रहा था, हाथ में एक छोटी सी संदूकची और एक बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए, मतलब अपने चश्मे वाले फेरी लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। बांस जिस पर चश्मा टंगा हुआ था उसको टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब हवलदार उस फेरी वाले चश्मे वाले को देखकर, जिसका नाम कैप्टन था, और पान वाले से उसका वृतांत सुनकर हवलदार साहब को दुख भी हो रहा था कि वो इसका मजाक इस तरह से उड़ा रहा है, लोग भी उड़ाते होंगे, और वह चक्कर में पड़ गए, सोचने लग गए और उनके मन में और भी सवाल उठने लगे कि इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है या लोगों ने मजाक वश इसको दे दिया है। लेकिन पान वाले ने तो साफ मना कर दिया था कि वह अब इस बारे में और बात नहीं करेगा, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, चश्मे वाले से ही। और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, मतलब काफ़ी देर हो चुकी थी इन सब बातों में, काम भी था। सो हवलदार साहब जीप में बैठकर इन्हीं सब सवालों को मन में लिए चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे।
कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर होता, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। मतलब कैसा भी चश्मा हो नेताजी के चेहरे पे, पर चश्मा ज़रूर होता था और चश्मा बदलता भी रहता था। और हवलदार साहब का तो काम ही था उस रूट से, यानी कि उस कस्बे से होकर रोज़ ड्यूटी जाना और आना। सो आते जाते जीप में बैठे वह मूर्ति को भी देखते रहते और उस पर बदलते हुए चश्मे को भी देखते रहते। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अब सड़क से जो धूल उड़ती रहती थी जीप के चलने के कारण, वह तो प्रसन्नता नहीं देती थी। तो हवलदार साहब मूर्ति को देखकर ही अपना मन बहलाते थे और उस मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखकर उनको प्रसन्नता होती थी। और यही उनका जो कुछ प्रफुल्लता के क्षण थे यात्रा के दौरान, वो उनको मिल जाते थे और ये काफ़ी थे। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब उसी आने जाने के क्रम में, रोज़ के आने जाने के क्रम में मूर्ति को देखा करते थे हवलदार साहब। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो उधर से गुजर रहे थे और मूर्ति पर उन्होंने नज़र डाली देखने के लिए कि किस तरह का चश्मा पहनाया गया है उनको, और चश्मा पहनाया भी है या नहीं, कैसा चश्मा है, किस प्रकार का चश्मा। तो देखे कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं। और उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, जो कुछ वो पूछते। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब अगले बार भी जब वो उधर से गुजरे तो भी चश्मा नहीं था, उनको चश्मा दिखाई नहीं दिया। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? हवलदार साहब ने पान खाया और पान वाले से पूछा कि ए भाई बताओ जरा कि ये क्या बात है कि आज नेताजी की आंखों पर चश्मा ही नहीं है, कोई सा भी चश्मा नहीं है, कैसा भी नहीं है। अब पान वाला उदास हो गया। ये बात हवलदार साहब से सुनकर पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। पान वाला ये बात सुनकर, चश्मे की खोज सुनकर हवलदार साहब से उदास हो गया और पान नीचे थूका। और इस बार उसकी आंखों में न कोई हंसी थी, न ही उसकी तोंद थिरकी, नहीं लाल काली बत्ती सी दिखाई। सिर झुका लिया उसने, और क्योंकि उसकी आंखें भर गई थी, और अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ वह बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। पान वाला उदास हो गया था और रो दिया था। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बस यहीं पर जैसे पूर्ण विराम लग गया है हवलदार साहब के भी सवालों का और पान वाले के जवाब का। और कुछ नहीं पूछ पाए, कुछ देर खड़े रहे चुपचाप, फिर पान के पैसे दिए, चुपचाप आकर जीप में बैठे और वहाँ से चल दिए। बार बार हवलदार साहब सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। देश में देशभक्तों और जो लोग अपना घर गृहस्थी छोड़कर दूर दराज इलाके में देश की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके देशभक्ति पर भी लोग सवाल उठाते हैं और हंसते रहते हैं और अपने बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं कि कैसे लोगों को हम वो करके अपने हंसी में, अपनी बातों में उलझाकर और अपना काम निकाले, इसके मौके ढूंढते रहते हैं। ये सोचकर वह दुखी हो गए कि आगे आने वाले जनरेशन का, उस कौम का क्या होगा, और अभी जो है ऐसे देश में ऐसे लोगों का क्या होगा। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, फिर 15 दिन के बाद फिर उनका उसी कस्बे से गुजरना हुआ। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वह 15 दिन बाद जब गुजरे तो वो गुजरते समय उनको ख्याल आ रहा था कि कस्बे के हृदय स्थल, यानी कि कस्बे के बीच में सुभाष जी की प्रतिमा जरूर ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन
सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। जिसने उनकी मूर्ति बनाई थी वह चश्मा बनाना ही भूल गया, इतना महत्वपूर्ण चीज़ भूल गया। और जो चश्मा पहना रहा था, जो इस भूल को सुधार रहा था, देशभक्ति के भाव लिए जो उनकी आंखों पर उनका आदर करते हुए उनको चश्मा पहना रहा था, वो भी मर गया। तो भला कैसे उनकी आंखों पर चश्मा होगा? चश्मा तो होगा नहीं। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। हवलदार साहब इन सब बातों से इतने आहत हो चुके थे कि उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि आज वहाँ नहीं रुकेंगे और ना ही रुक कर पान खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे चुपचाप से। और ड्राइवर से भी कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर को उन्होंने आदेश दे दिया था पहले ही कि चौराहे पर नहीं रुकना है, आज वहाँ पान नहीं खाना है, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे जाके खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन वो भी आदत से मजबूर थे, इतने दिनों से उनकी आदत पड़ चुकी थी मूर्ति को देखना, वहाँ पान खाना, चश्मे के बारे में पूछना, तो ये आदत सी हो गई थी उनकी। तो इतना मन को मनाने के बाद भी कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, ड्राइवर को आदेश भी दे दिया कि चौराहे पर नहीं रुकना है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। इतना सब करने के बावजूद भी अपनी आदत से वो मजबूर हो गए और मजबूरन उनकी आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठी गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। मूर्ति की तरफ जब उनकी आंखें उठी, मूर्ति की तरफ देखा उन्होंने, तो उनको कुछ ऐसा दिख गया कि वह अपनी आवाज़ को रोक नहीं सके, रोकने के लिए कहने के लिए और लगभग चीख पड़े कि रोको। जोर से उन्होंने ड्राइवर को बोला कि रोको। जीप स्पीड में थी, चूँकि उन्होंने पहले ही ड्राइवर को आदेश दे दिया था कि नहीं रुकना है, तो ड्राइवर अपना धुन में चला रहा होगा गाड़ी। लेकिन कुछ ऐसा दिखा उनको कि जो वो एकदम से ज़ोर से चीखे कि रोको गाड़ी, और जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। गाड़ी में जब अचानक से ब्रेक लगती है तो गाड़ी थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ करता है। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, आवाज़ आई, रास्ता चलते लोग भी देखने लगे कि जीप जा रही थी, अचानक से क्या हो गई जो इतना जोर से ब्रेक लगा है। अब जीप रुकती तो रुकी या नहीं रुकी, हवलदार साहब लगभग जीप से कूद गए और कूद कर जोर चलते हुए मूर्ति के तरफ लपके, तेजी से चलकर मूर्ति की तरफ गए और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जैसे सैल्यूट देते हैं जवान लोग, उस मुद्रा को अटेंशन बोलते हैं। मतलब आपको सामने की तरफ गौर से देखना है, आदर के साथ देखना है। तो वो उस मुद्रा में खड़े हो गए, अटेंशन में खड़े हो गए सैल्यूट मारकर। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। वाह! उन्होंने देखा, मूर्ति के सामने ठीक जाकर जब अटेंशन में खड़े हुए गौर से देखे तो वो चीज़ें साफ हुई कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडा सरकंडा वो होता है जैसे कि पुआल बोलते हैं ना, जो धान की फसल होती है, तो जब धान की बालियां झड़ जाती हैं, दाने निकल जाते हैं, तो उसका जो घास बचता है उसको बोलते हैं, या फिर छोटे छोटे जो लकड़ियां होती हैं पुआल टाइप सी, उनको सरकंडे बोलते हैं। तो सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे अक्सर बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मतलब हवलदार साहब ये चीज़ देखकर भावुक हो गए कि इतने दिन के बाद इनके नेताजी के मूर्ति पर चश्मा तो दिखा, भले ही वो सरकंडे का ही है, भले ही जैसे बच्चे बनाते हैं वैसा ही चश्मा है, पर चश्मा तो है। मतलब आज भी देशभक्ति की भावना लोगों में कायम है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। और यही चीज़ सोचकर वह भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं, खुशी से उनकी आंखें भर आईं कि आज भी देश में देशभक्ति की भावना जिंदा है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी का आशय आपको समझ में आया होगा। और बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नया अध्याय लेकर, और तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए और धन्यवाद आप सभी को।